और से देखें जी। तो जनाब लीनियर इनइक्वालिटीज़ को डिज़ाइन करने की हम लोग बात करें, हमने कहा है कि हम लोग स्टेटमेंट के अंदर से ही गौर से देखेंगे तो हमें इनइक्वालिटी समझ आ जाएगी, और हमने सिर्फ ये है कि वर्ड्स को साइंस में और अल्फ़ाबेट्स में कन्वर्ट करना। एक एग्जांपल देखते हैं जनाब। हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। इफ़ ए इज़ द नंबर ऑफ द बैट्समैन एंड बी इज़ द नंबर ऑफ द बॉलर, द इनइक्वालिटी कॉन्स्टेंट दैट द नंबर ऑफ बैट्समैन मस्ट नॉट बी मोर देन 50% ऑफ द टोटल प्लेयर इज। तो कौन सी इनइक्वालिटी इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही होगी? तो देखें जनाब, हम लोग ऑप्शंस को अभी इग्नोर करते हैं, हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसने कहा है कि जी ए इज़ द नंबर ऑफ द बैट्समैन, राइट, एंड बी इज़ द नंबर ऑफ द बॉलर्स, राइट। और जो इनइक्वालिटी है जिसको हमने ड्रॉ करना है, दैट स्टेट्स दैट कि जी जो बैट्समैन है, बैट्समैन जो स्टेटमेंट है वो ये है कि बैट्समैन मस्ट बी नो मोर देन 50%, must be no more than 50% of what? Total players, right? तो ये नहीं कि वो बात कर रहा है ए की, ए मस्ट नॉट बी मोर देन 50% ऑफ व्हाट? टोटल प्लेयर्स। टोटल प्लेयर्स कहाँ से आएंगे? देखें जनाब, आपको पता है कि एक टीम के अंदर या बैट्समैन होते हैं या बॉलर्स होते हैं, और एक और चीज़ होती है जिसे हम विकेट कीपर कहते हैं। नॉर्मली विकेट कीपर भी जो होता है वो एक बैट्समैन के तौर पे ही काउंट किया जाता है। तो जब वो टोटल प्लेयर्स की बात कर रहा है तो एक्चुअली वो ए प्लस बी की बात कर रहा है, और नो मोर देन 50% का मतलब ये है कि 0.5 ऑफ ए प्लस बी की बात कर रहा है। अब सवाल सिर्फ ये है कि इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा? मस्ट बी नो मोर देन, यानी कि ए 50% ऑफ ए प्लस बी से बड़ा ना हो। नो मोर देन, छोटा हो सकता है या इक्वल हो सकता है। तो ए इज लेस देन और इक्वल टू 0.5 ऑफ ए प्लस बी, राइट। गौर से देख लें, उसने कहा है कि मस्ट बी नो मोर देन, यानी कि ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो क्या कम हो सकता है? हाँ जी बिल्कुल हो सकता है। तो ए शुड बी लेस देन। और क्या इक्वल हो सकता है? जी बिल्कुल इक्वल भी हो सकते हैं। तो इक्वल के केस में 0.5 एंड ए प्लस बी, ये हमारे पास इस तरह से सिनेरियो आ गया। अच्छा आगे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं कि इस इनइक्वालिटी को आगे सॉल्व कैसे करेंगे। हम लोग कहते हैं जनाब ए शुड बी लेस देन इक्वल टू 0.5 ऑफ ए प्लस 0.5 ऑफ बी। तो यहाँ से 0.5 ए उधर ले जाके माइनस कर देते हैं, ए माइनस 0.5 ए शुड बी लेस देन इक्वल टू 0.5 बी, एंड ये बन जाएगा 0.5 ए शुड बी लेस देन इक्वल टू 0.5 बी। तो 0.5 दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, हम काट देते हैं। तो ए शुड बी लेस देन इक्वल टू बी, ये है जी हमारा सिनेरियो, और हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए शुड बी लेस देन एंड इक्वल टू बी, राइट। बी इज द करेक्ट आंसर। अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं जनाब। ए फर्म मैन्युफैक्चर्स टू प्रोडक्ट्स, the product must be processed through one department. Product A requires 6 hours per unit and product B requires 3 hours per unit. Total production time available for the coming week is 60 hours. There is a restriction in planning the production schedule as total hours used in producing the two products cannot exceed the 60 hours. The situation can be expressed as। अच्छा यहाँ पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन आपने गौर से देखना है। एक कंपनी दो चीजें बनाती है, फर्म मैन्युफैक्चर्स टू प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट मस्ट बी प्रोसेस्ड थ्रू वन डिपार्टमेंट। तो हम क्या देते हैं कि एक है जनाब आपकी प्रोडक्ट ए एंड एक है जनाब प्रोडक्ट बी। ये दोनों प्रोडक्ट्स जो हैं ये एक मशीन में से बनती हैं, राइट, जिसको हम लोग अभी डिपार्टमेंट का नाम दे रहे हैं। इस डिपार्टमेंट के अंदर से प्रोडक्ट ए जो है उसको 6 आवर्स पर यूनिट लगते हैं, राइट, एंड प्रोडक्ट बी को 3 आवर्स पर यूनिट लगते हैं। टोटल प्रोडक्शन टाइम अवेलेबल फॉर द कमिंग वीक इज 60 आवर्स। यानी कि ये जो जिस डिपार्टमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं, डिपार्टमेंट नंबर 1 की, इसमें जो मैक्सिमम अवेलेबिलिटी है, अगर हम लोग अवेलेबिलिटी की बात करें तो मैक्सिमम जो अवेलेबिलिटी है वो है मैक्सिमम 60 आवर्स, राइट। 60 आवर्स की मैक्सिमम अवेलेबिलिटी है डिपार्टमेंट 1 के अंदर, जहाँ पे जब हम प्रोडक्ट ए बनाते हैं तो 6 घंटे लगते हैं और बी बनाते हैं तो 3 घंटे लगते हैं। हमारे पास उस डिपार्टमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा 60 घंटे अवेलेबल हैं। तो ज़रा सोच के मुझे बताएं कि अगर मैं सिर्फ ए बनाऊँ तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कितने ए बना सकता हूँ? मैं ज़्यादा से ज़्यादा 10 ए बना सकता हूँ, क्योंकि हर ए को 6 घंटे लगेंगे और मेरे पास टोटल 60 घंटे हैं। और अगर मैं सिर्फ बी बनाऊँ तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कितने बी बना सकता हूँ? मैं ज़्यादा से ज़्यादा 20 बी बना सकता हूँ, क्योंकि हर प्रोडक्ट को 3 घंटे लग रहे हैं और मेरे पास इस वक्त जो अवेलेबल आवर्स हैं वो 60। तो जनाब यहाँ पे मुझसे ये कहा गया है कि इस लिमिटेशन को एक्सप्रेस करें कॉन्स्टेंट्स में। तो मैं कहता हूँ कि जनाब जितने मैं ए बनाऊंगा उसके ऊपर मेरी 6 ए आवर्स लगेंगे, और जितने मैं बी बनाऊंगा उसमें मेरे 3 बी आवर्स लगेंगे। ये है मेरी एक्चुअल कंजम्पशन, ये मेरी कंजम्पशन की बात हो रही है। और मेरे पास अवेलेबल है 60 आवर्स। मैं जितनी मर्जी कंजम्पशन कर लूँ, मैं 60 घंटों से ज़्यादा नहीं जा सकता। क्या 60 पे जा सकता हूँ? जी बिल्कुल जा सकता हूँ। तो मेरी कंजम्पशन शुड बी लेस देन और इक्वल टू 60 आवर्स। तो ये मेरी कांस्टेंट बन जाएगी कि जनाब जो एक्चुअल कंजम्पशन है 6a प्लस 3b दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 60 आवर्स। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 6a प्लस 3b शुड बी लेस देन इक्वल टू 60 आवर्स। तो देखें जनाब, आपने सिंपल अपने आप से छोटे छोटे सवाल पूछने हैं, आपने देखना है कि क्या ये इस तरह से होगा, क्या अपर लिमिट अलाउ है, क्या लोअर वैल्यू अलाउ है। तो उस तरह से आप लेस देन और इक्वल टू की जो है वो वैल्यूज़ को
लगाएंगे। एक और सवाल देखते हैं जनाब, जो कि उसी तरह का सवाल है जैसा भी हमने पिछली वीडियो में आखिरी सवाल किया था। ए कंपनी प्रोड्यूसेस 2 प्रोडक्ट्स एल एंड एम। एक कंपनी 2 प्रोडक्ट्स बनाती है, एक प्रोडक्ट बनाती है एल और एक बनाती है एम, सच दैट एट लीस्ट 5 times as many units of L must be produced as units of M, right? If L is the number of units of produce L, product L produced and M is equal to the number of units of product M produced, then the constant written algebraically as, right? तो यहाँ तक ही इन दोनों लाइंस में ही हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ गई है। नीचे तो उसने कहा है कि जी L का मतलब है कि L के कितने यूनिट्स बनाए हैं और M का मतलब है कि M के कितने यूनिट्स बनाए हैं। तो इस स्टेटमेंट को कैसे लिखेंगे? अब स्टेटमेंट क्या है? उसने कहा है सच दैट के बाद आपके पास एक स्टेटमेंट आ रही है, एट लीस्ट 5 times as many units of L must be produced as M। तो ज़रा सोच के मुझे बताएं कि वो क्या कहना चाह रहा है। क्या वो ये चाह रहा है कि अगर मैं L का 1 यूनिट बनाऊंगा तो मुझे M के 5 यूनिट बनाने पड़ेंगे, या वो ये कह रहा है कि अगर मैं M का 1 यूनिट बनाऊंगा तो मुझे L के 5 यूनिट बनाने पड़ेंगे? ज़रा सोच के बताइए। चलें जी, इस स्टेटमेंट को लिखते हैं और इस स्टेटमेंट के अंदर से वर्ड्स को कन्वर्ट करते हैं अल्फाबेट्स में और रिड्यूस करते करते इसमें इनइक्वालिटी की तरफ चलते हैं। एट लीस्ट 5 times as many units of L must be produced as unit of M। At least 5 times as many units of L must be produced as units of M। यानी कि 5 गुना of L 5 times of L must be produced as units of M equal to M। यानी कि at least 5 times of L should be equal to M। यानी कि जितने भी आप L बनाएं उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो M के इक्वल होने चाहिए। एट लीस्ट तो एट लीस्ट अगर हम बीच में ले आए तो हमारा ये बनेगा कि M शुड बी एट लीस्ट 5 times ऑफ L। इसका ये मतलब है कि M शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5L, राइट? जरा गौर से समझने वाली बात है कि उसने कहा है कि एट लीस्ट 5 times as many units of L must be produced as M। तो जितने भी L बनाएं उससे 5 गुना ज्यादा आपको M बनाने पड़ेंगे। दिस इज योर करेक्ट स्टेटमेंट कि अगर L मैं 1 बनाता हूं तो M आपको 5 से ज्यादा बनाने पड़ेंगे। एट लीस्ट 5 times as many units of L must be produced as M, यानी कि M L से 5 गुना ज्यादा होने चाहिए। तो ये ऐसे हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल एक टेबल है जिसके 5 जो है वो लेग्स हैं और यहाँ पे M का मतलब ये है कि आप बेस बना रहे हैं, सॉरी M का मतलब ये है कि आपकी लेग्स हैं और L का मतलब है बेस। तो अगर एक बेस होगी तो आपको एट लीस्ट 5 लेग्स चाहिए, यानी कि अगर एक L होगा तो आपको एट लीस्ट 5 M's चाहिए, राइट? तो M शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5L। अगर आप एक L बनाएंगे तो M 5 मल्टीप्लाई बाई 1 यानी कि 5 या 5 से ज़्यादा होने चाहिए, राइट? So this is how we are going to draw the statement M should be greater than equal to 5L। M should be greater than equal to 5L, option D, right?